हेलो फ्रेंड, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश को देखने से पहले हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। उसी के क्रम में पहला हम देखे थे हर्यक वंश, दूसरा देखे थे शिशुनाग वंश, तीसरा वंश देखे थे नंद वंश। तो हम चौथा वंश जो मगध पर शासन किया था वो था मौर्य वंश। आपको बताए थे कि जो नंद वंश है, नंद वंश पर चाणक्य का जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, वो उसको नंद वंश का पतन किया और मगध पर एक नए वंश जो कि मौर्य वंश है उसको स्थापित किया। तो आज इस वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, मौर्य वंश के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक इसका जो पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो कौन है? बिंदुसार। और बिंदुसार का अगर पुत्र पूछे तो अशोक है। अशोक का जो 2 पुत्र था आगे हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। जैसे अशोक का पुत्र महेंद्र था और उसकी बेटी संघमित्रा थी। आप देखे भी होंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तभी देखे थे कि जो अशोक है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो इसके जो गुरु हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन है? चाणक्य है, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और उनका नाम कौटिल्य भी है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जब उसको हराया था, किसको? घनानंद को, तो उसकी जो बेटी थी दुर्धरा, उससे देखिए शादी कर लिया था। 2 शादी किया था। पहली उसकी पत्नी थी धनानंद की बेटी दुर्धरा, और दूसरी उसकी पत्नी थी सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था उसकी बेटी थी। उसका नाम था कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहते थे। जिससे दोनों से शादी किया था। कौन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा से और कार्नेलिया यानी कि हेलेना से शादी किया था। लेकिन हेलेना यहाँ की नहीं थी, अफगान की थी, यानी कि बाहर साइड की, विदेश की थी। तो इसको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था अपने इंडिया में। तो इसकी देख रेख के लिए कौन आया था साथ में? इसके मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था इंडिका। इसी बुक में आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के जो आर्थिक है, राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है इसमें, इंडिका में। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे ऊपर। अब देखते हैं चाणक्य के बारे में थोड़ा सा। तो चाणक्य की जो बुक है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र ऐसा लगता है कि इसे इकोनॉमिक्स यानी कि पैसे से रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। जब कौटिल्य की यानी कि चाणक्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है वो राजनीति से रिलेटेड है। इस बुक में 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा बनने के लिए 7 गुण होना चाहिए, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। इसी बुक में लिखा है, जो अर्थशास्त्र नामक बुक है, इसमें लिखा है कि राजा को, मतलब किसी व्यक्ति को राजा बनने के लिए 7 गुण उसके अंदर होना चाहिए। उसी को हम सप्तांग सिद्धांत कहा गया। देखिए, सप्तांग सिद्धांत क्या था? राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र था। तो आगे हम देखते हैं अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल से। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल अभियान की चर्चा डायरेक्टली पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल अभियान की चर्चा किसमें है? तो महास्थान अभिलेख में है। किसमें है? महास्थान अभिलेख में है। चंद्रगुप्त मौर्य के अकाल की चर्चा किसमें है? तो शाहगौर अभिलेख में है, जो कि कहाँ पे है? गोरखपुर में है। उसके बाद रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। डायरेक्टली ऐसे पूछता है। अब पूछता है जूनागढ़ किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। और जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? तो इसका जो विस्तार है पश्चिम क्या लिखा है? पश्चिम विस्तार की पश्चिम मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था उसमें पश्चिम का जो साम्राज्य था उसके बारे में इससे जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से। उसके बाद इसका मरम्मत कराया था किसने? रुद्रदामन ने। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसी में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, अभी हम बताए हैं। लेकिन सुदर्शन झील को बनवाया किसने था? तो चंद्रगुप्त ने बनवाया था। चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता था। ये किसने कहा था उसे? मतलब एक किसने पहचाना? विलियम जोन्स ने। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता था। अब आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी। इन्हीं के साथ वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से अपने प्राण को त्यागे थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो डायरेक्टली ऐसे पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, यानी उन्होंने अपना प्राण कब त्यागा था? 298 ईसा पूर्व में। जैन धर्म का एक संलेखना विधि होती थी, उसी विधि से इन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। उसके बाद उसका पुत्र आता है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्या उसका नाम है? बिंदुसार और बिंबिसार में दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका बेटा है बिंदुसार, और जबकि जो बिंबिसार था वो तो हर्यक वंश का संस्थापक था। आप पढ़े होंगे, पिछले वीडियो में बताए थे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। तो उसका पुत्र फिर अजातशत्रु था, अजातशत्रु का उदयन था। ऐसे ऐसे साम्राज्य बढ़ रहा था। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका बेटा बिंबिसार न होकर बिंदुसार है। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार। ये बहुत पियक्कड़ था, योग्य नहीं था।
इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी माता दुर्धरा थी। पत्नी इसकी थी चारुमित्रा और शुभंद्रागी। और इसका पुत्र था सुसीम व अशोक। इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम सुसीम था, दूसरे का नाम अशोक था। और देखिए इसमें क्या है, और बिंदुसार के समय तक्षशिला, जो कि कहाँ पे है, जम्मू में है, में 2 बार विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को सुसीम दबाने में असफल रहा, तो बिंदुसार के छोटे पुत्र अशोक को भेजा गया और अशोक ने विद्रोह को दबा लिया। यानी कि जब बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि जम्मू में है, उस पर 2 बार विद्रोह हुआ। तो उसका बड़ा बेटा जो सुसीम था इस विद्रोह को दबा नहीं पाया। फिर फाइनली जो चंद्रगुप्त मौर्य थे अशोक को भेजे और अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद देखते हैं अदर नाम उसका कुछ है बिंदुसार का। तो अमित्रघात भी इसे कहते हैं, शत्रु विनाशक भी कहते हैं, भद्रसार कहते हैं। उसके बाद सिंहसेन कहते हैं। सिंहसेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैन धर्म को भी अपनाया था, इसके पिता अपनाए थे तो ये भी अपनाया था। और भद्रसार कहते हैं क्योंकि वायु पुराण में सिंहसेन इसे जैन धर्म में कहा गया है, जबकि भद्रसार वायु पुराण में कहा गया है। इसके बाद देखते हैं बिंदुसार के बारे में कुछ और चीज़ें हैं। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी यात्री आए थे। इसका नाम था पहले का डायमेकस और डायनेशियस। उसके बाद है जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बिंदुसार है उसे योग्य पिता का पुत्र कहते हैं एवं योग्य पुत्र का पिता कहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो बिंदुसार है उसका वो तो कुछ किया नहीं था ज़्यादा काम, लेकिन उसका जो पिता था अशोक, देखिए बिंदुसार को योग्य पिता का पुत्र, यानी कि इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य हो गए थे, योग्य थे, इसलिए इसे योग्य पिता का पुत्र एवं योग्य पुत्र का पिता। और इसका जो पुत्र था अशोक वो भी महान था, इसलिए कहा गया कि योग्य पिता का पुत्र और योग्य पुत्र का पिता कहा गया। अब चलिए हम देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक बहुत ही महान सम्राट था मगध साम्राज्य का। तो देखिए मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य का। तो इसका जो जन्म है वो 304 पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके पिता भी बताया है बिंदुसार था। इसकी माता शुभंद्रागी थी। ये शहर बसाया श्रीनगर। कहा जाता है ऐसा बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, कि 99 भाइयों की हत्या करके पटना के कुआं जिसका नाम है आगम कुआं में फेंक दिया था। उसके बाद इसका 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक कराया गया। 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। जैसे ही उन्होंने राज्याभिषेक कराया उसके 8वें वर्ष ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और वहाँ की राजधानी तोसली थी, राजा नंदराज। ये जानकारी कहाँ मिलती है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है, या फिर खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख में भी इसकी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं कलिंग में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का मन द्रवित हो गया, यानी कि परिवर्तित हो गया, और उसने हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया। तो देखिए राजा जबकि युद्ध को त्यागता नहीं है, लेकिन इसने यहाँ पर इतना भीषण भयंकर नरसंहार हुआ, इतने आदमी मारे गए कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, व्यक्तिगत रूप से, अपने समाज को नहीं बोला, लेकिन फाइनली वो खुद केवल व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म की शिक्षा इसे किसने दिया था, तो उपगुप्त नामक गुरुजी ने इसको दिया था। उसके बाद राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही धम्म यात्रा प्रारंभ किसने, अशोक ने। 8वें वर्ष पहुंचा गया और 20वें वर्ष पहुंचा लुम्बिनी। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान दिए थे। पिछले हम देखे थे जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे। देखिए कौन कौन सा दिया था, कर्ण, सुदामा, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं और सर्वाधिक शिलालेख भी मिले हैं। देखिए अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता किसको मिली थी, तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में, डायरेक्टली पूछता है। उसके बाद फर्स्ट टाइम खोजा था किसने इसके शिलालेख को, तो 1750 में डी पैंथेलर ने खोजा था। अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो इराक के राजा डेरियस से मिली थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ और है, इसके नाम के बारे में चर्चा। जैसे जो अशोक के नेम की जगह हमेशा लिखा रहता था देवनाम प्रियदर्शी, तो ये जानकारी मिली थी गुर्जरा अभिलेख में, जो कि एमपी में है, एवं मास्की अभिलेख में कर्नाटक में भी इसकी जानकारी मिली थी, देवनाम प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। और उसके बाद कि मतलब यही जानकारी मिली थी कि अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। और जो भभुर अभिलेख है जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम का प्रयोग हुआ था, यानी कि जो मगध कहीं कहीं पर लिखा रहता था सम्राट अशोक, तो ये सम्राट वाला जो नाम है वो कहाँ पर मिला था, तो भभुर अभिलेख में मिला था। उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा भी इसी अभिलेख में है, किसमें, भभुर अभिलेख में। अशोक के समय जो मुद्रा थी वो सोना, चांदी व तांबे की थी। जो तांबे की सिक्का थी उसे कारसाड़ पर भी कहते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं अशोक के कुछ इंपॉर्टेंट 14 शिलालेख में लिखे तो 14, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जो उनकी ज़्यादातर जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। इसे वाई से दाईं ओर लिखा जाता था, किसको, तो ब्राह्मी लिपि को। आगे हम देखते हैं प्रथम शिलालेख इसका है, किस पर बल देता था, अहिंसा पर बल देता था एवं पशु बलि पर रोक लगाता था। इनका पहला शिलालेख डायरेक्टली ऐसे पूछता है। द्वितीय शिलालेख, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है
और दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा है, बट एक चीज़ की चर्चा नहीं है, वो कौन था? चोल वंश की चर्चा इसमें नहीं है, जबकि ये भी दक्षिण भारत का था, लेकिन इसकी चर्चा नहीं है। तो डायरेक्टली पूछता है कि अशोक के किस शिलालेख में चोल वंश की चर्चा नहीं है? तो द्वितीय शिलालेख में। उसके बाद तृतीय शिलालेख में देखिए, इसमें त्रिअधिकारी की चर्चा है। वो 3 अधिकारी कौन कौन से थे? तो राजुक था, युक्तक था और प्रदेशक था। राजुक को प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एज डीएम जो इस समय होता है, उस समय उसको राजुक कहा जाता था। उसके बाद चतुर्थ शिलालेख में क्या था? भैरी घोष यानी कि युद्ध की जगह धम्मघोष नीति की चर्चा है। उसके बाद 7वां शिलालेख में देखिए क्या था? सबसे बड़ा शिलालेख था। 7वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख था। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। सभी धर्मों में आपसी समन्वय था। किसमें? 7वें शिलालेख में। 8वां शिलालेख देखिए क्या था? इसमें धम्म यात्रा की चर्चा है, जो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने स्टार्ट किया था। किसने? अशोक ने। 9वां शिलालेख छोटे मोटे त्यौहार पर रोक लगा दिया गया था। ये चर्चा किसमें है? तो अशोक के 9वें शिलालेख में है। 11वें शिलालेख में क्या है? मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को नस्ता है, इसमें ऐसा कहा गया था 11वें शिलालेख में। 12वां शिलालेख था स्त्री महामात्र की चर्चा, यानी कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार की चर्चा किसमें थी? 12वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख था कलिंग युद्ध की चर्चा के बारे में। 14वां शिला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो यहाँ पर अशोक के 7 स्तंभ लेख यानी कि लघु अभिलेख के बारे में भी चर्चा की गई थी। तो देखिए, पहला उनका जो स्तंभ लेख था वो तो हम पीछे अभिलेख देखे हैं, लेकिन अब देखते हैं स्तंभ लेख। तो रुमनदेही अभिलेख, जैसे रुमनदेही अभिलेख या स्तंभ लेख, हम यहाँ पर अभिलेख लिख दिए हैं, लेकिन सब में रहेगा स्तंभ लेख। तो रुमनदेही जो अभिलेख स्तंभ लेख है, ये लुम्बिनी नेपाल में है। इसमें इसको अरमाइकी लिपि में लिखा गया है। एक कौशाम्बिक स्तंभ लेख है, इसमें कारुवाकी के दान की चर्चा है। उसकी जो पत्नी थी कारुवाकी बहुत ही दान करती थी। रानी का इसे स्तंभ लेख कहते हैं। किसको? कौशाम्बिक अभिलेख को। अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करा दिया था। किसको? तो कौशाम्बिक अभिलेख को। टोपरा अभिलेख बोले चाहे स्तंभ लेख बोले, दोनों का मतलब एक ही है। बोलना चाहिए स्तंभ लेख, लेकिन लिख दिए हैं गलत, अभिलेख तो अभिलेख ही बोल देते हैं। टोपरा अभिलेख हरियाणा में है। मेरठ अभिलेख या फिर स्तंभ लेख, मेरठ स्तंभ लेख कहाँ पर है? मेरठ में ही है, तो आसान है, नाम से ही जगह है। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर है? चंपारण में, जो कि बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ लेख है वो चंपारण बिहार में है। उसके बाद लौरिया अरेराज स्तंभ लेख कहाँ पर है? अभी बिहार के चंपारण में है। आगे कुछ देखते हैं। सर ए कूना जो अभिलेख है, यह अफगानिस्तान के कांधार में स्थित है। डायरेक्टली ऐसे पूछता है, सर ए कूना कहाँ पर? अफगानिस्तान के कांधार में। उसके बाद अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया था वो यूपी के मिर्ज़ापुर से मंगाया गया था, चुनार साइड से। उसके बाद मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक एक केंद्रीकृत शासन था। उच्च अधिकारियों को महामात्र या अमात्र कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? तो 18 थी। सेंट्रल में पहले राजा होता था, फिर युवराज, फिर अमात्य। अब देखते हैं मौर्य वंश की न्याय व्यवस्था के बारे में। मौर्य काल में सम्राट ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता था। जो सम्राट है वही मेन होता था। राजा का फैसला ही अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, बट अशोक के समय 5 हो गई थी। आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। मुख्य आधार आर्थिक व्यवस्था क्या था? कृषि एवं पशुपालन। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तक्षशिला था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। निजी भूमि को भाग कहा जाता था। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। भूमि कर को रज्जु कहा जाता था। धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। चारागाह को विविध कहा जाता था। उसके बाद अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था, यानी कि चारागाह कर जो है उसे विविध, धार्मिक कर को बलि, भूमि कर को रज्जु, निजी भूमि को भाग कहा जाता था, सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। अब अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखना। यहाँ पे 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो उसका जो अशोक का जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठा, उसका नाम था कुणाल। कुणाल के बाद गद्दी पर बैठा बृहदत्त। यह एक कमजोर और अयोग्य शासक था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके एक नए वंश मगध पर स्थापना की, जिसका नाम था शुंग वंश। यह मौर्य वंश का सेनापति था। सेनापति ही देखते हैं लास्ट में किसी वंश का अंत कर रहे हैं, जब लगातार देख रहे हैं ज़्यादातर। तो पुष्यमित्र जो शुंग था वो विद्रथ का सेनापति था। इसी ने इसकी हत्या करके मौर्य वंश की जगह पर मगध पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी। अगर पूछा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था। तो चलिए कल की वीडियो में हम शुंग वंश देखेंगे अब।